Now we are going to discuss the fourth paper of JCAT, and the MCQ's number is 309. Young lady presented with complaint of secondary amenorrhea है और galactorrhea है. Investigation showed raised prolactin levels. What should be treatment option? सेकेंडरी एमेनोरिया की कंप्लेन है और ग्लैक्टोरिया की इन्वेस्टिगेशन में प्रोलैक्टिन लेवल्स रेज हैं. व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट ऑप्शन? ब्रोमोक्रिप्टिन, ओलेंजापीन, रेस्पेरिडोन, क्विशापिन. तो सेकेंडरी एमेनोरिया में ब्रोमोक्रिप्टिन होगा क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल्स रेज हैं. तो उसके अंदर क्या देते होते हैं, ये एगोनिस्ट है तो ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे. इफ़ अ पेशेंट प्रेजेंट विद सेकेंडरी एमेनोरिया ग्लैक्टोरिया तो और ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा ब्रोमोक्रिप्टिन. नेक्स्ट इज in 30 years in a child with secondary hypertension, most likely cause is child born with secondary hypertension, most likely cause is endocrine, renovascular, essential Wilms tumor. अगर secondary hypertension है तो secondary hypertension की cause होती है renovascular और जो primary hypertension होती है वो idiopathic होती है. Next is an elderly male was brought to ER with complaint of multiple episodes of vomiting है. elderly male को he was severely dehydrated and his urine output was decreased. Which of the following is responsible for oliguria in this patient? Multiple episodes of vomiting है, dehydrated है और oliguria है उसको. और विच इज़ ओलिगोयूरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? एट्रियल नेट यूरिटिक पेप्टाइड, रीनन, एंजियोटेंसिन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन. तो जो वाटर को कंसनट्रेट यूरिन को कंसनट्रेट कर रहा होता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और तो जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया हो रहा है तो वो होगा ADH. नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन और उनके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ऑन द रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर. उसके इफ़ेक्ट हार्मोन एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स. हार्मोन है जी एल्डोस्टेरोन और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? एल्डोस्टेरोन का इफ़ेक्ट है रीअब्सॉर्ब्स सोडियम क्लोराइड और वाटर. अच्छा, एल्डोस्टेरोन जो होता है ना, ये सोडियम क्लोराइड वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है. और जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH होता है ये वाटर को एक्सक्रीट करवा रहा होता है. तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है ये एक्सक्रीट करवाता है सोडियम क्लोराइड और वाटर को. ANP सोडियम क्लोराइड को भी करेगा, वाटर को भी करेगा. ADH करेगा जस्ट वाटर को. एल्डोस्टेरोन रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है वाटर को, पोटेशियम एक्सक्रीट कर रहा होता है. पैराथायराइड हार्मोन है जो कि रीअब्सॉर्ब कर देता है कैल्शियम को, एक्सक्रीट करवा रहा होता है फॉस्फेट को. नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वेटिंग एट पोप्लीटियल फोसा इज. पोप्लीटियल फोसा में स्वेटिंग की कॉमन कॉज क्या होती है? गैस्ट्रोक्नीमियस बर्सा, बिकर सीस, शॉर्ट सेफनस, वेन वेरिकोसिटी, पोप्लीटियल एनेरिज्म. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वेलिंग एट पोप्लीटियल फोसा. पोप्लीटियल फोसा में कौन सी कॉज हो सकती है स्वेलिंग की? गैस्ट्रोक्नीमियस बर्सा है, बिकर सिस्ट है, शॉर्ट सेफनस, वेन वेरिकोसिटी है. तो इसका आंसर क्या होगा? पोप्लीटियल एनेरिज्म. स्पेशली पल्सटाइल स्वेलिंग्स आर यूजुअली एनेरिज्म. तो इसने स्वेलिंग का कहा जो पल्सटाइल होती हैं स्पेशली वो एनेरिज्म्स होती हैं. तो पोप्लीटियल फोसा में पोप्लीटियल एनेरिज्म होगा. बेकर सिस्ट आई थिंक फ्रंट पे होता है, नी जॉइंट पे. तो शॉर्ट सेफनस, वेन वेरिकोसिटी भी नहीं हो सकता और गैस्ट्रोक्नीमियस बर्सा भी नहीं है. तो पोप्लीटियल एनेरिज्म की वजह से होगा. पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कंप्लेंट के साथ पोलीयूरिया है और पोलीडिप्सिया भी है. ही फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 है. प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी वाज 330 मिलियोस्मोल एंड यूरिन की ऑस्मोलैलिटी वाज 560 मिलियोस्मोल पर लीटर. व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो उसकी 330 प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी की, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा है 560. तो उसका आपने डायग्नोसिस बताना है. तो अगर यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा आ रही होती है तो इसका मतलब क्या चीज़ होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है. बाकी ऑप्शन है डायबिटीज़ मेलाइटस से ADH, प्राइमरी पोलीडिप्सिया. तो इसका होगा डायबिटीज़ इंसिपिडस.
फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इन पोलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा। पोलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? ऑप्शन है एस्प्रीन, एस्प्रीन के बाद है जी फ्लेबोटमी और साइक्लोफॉस्फामाइड। ए पे एस्प्रीन है, बी बताया नहीं हुआ, सी पे फ्लेबोटमी है, 3, 14, 15 ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द पोलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा इज एस्प्रीन, फ्लेबोटमी, साइक्लोफॉस्फामाइड। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आप पोलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा में फ्लेबोटमी कर देते हैं। तो इसका देख लेते हैं डिटेल। ये जो है माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेट्स एंड बोन मैरो। बोन मैरो में 3 सेल लाइन्स होती हैं, तीनों की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है। माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म है, मोस्ट कॉमन अडल्ट्स में होता है मोर देन 60 ईयर्स बट कैन अकर एट एनी एज। अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन है मोर देन 60 ईयर की एज में पोलीसाइथीमिया वेरा, लेकिन ये किसी और एज में भी हो सकता है। मैन स्लाइटली हायर रिस्क पे होते हैं। ये वो डिजीज़ है जिसमें मैन रिस्क पे होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में थ्रोम्बोसिस करवा देगी, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, वेरिकोसिटी, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, गाउट, गैस्ट्रिक अल्सर्स करवा देगी। गाउट भी करा सकती है, अल्सर्स भी करा सकती है, स्टमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर्स, माइलोफाइब्रोसिस हो जाएगी और प्रोग्रेशन टू AML, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया में भी ये प्रोग्रेस कर सकती है। नेक्स्ट है साइन सिम्टम्स। पोलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा के सिम्टम्स रिलेटेड होते हैं टू एक्सपेंडेड ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज विस्कोसिटी की वजह से हेडेक होगा, टिनाइटस होगा, डिजीनेस होगी, ब्लर विजन हो जाएगी, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स होंगे एंड फटीग। जनरलाइज्ड प्रूराइटस, एक्वागेनिक जनरलाइज्ड प्रूराइटस होगी, एंगॉर्ज्ड रेटिनल वेन्स हो जाएंगी, पैल्पेबल स्प्लीन 75%, थ्रोम्बोसिस, इजी ब्लीडिंग ब्रूसिस, मतलब कि ब्लड एक्यूमुलेट, विस्कोसिटी ज़्यादा हो रही है ना, तो विस्कोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से एक तो एक्सपेंडेड ब्लड और विस्कोसिटी के सिम्टम्स में हेडेक, ब्रेन में हेडेक, सर में हेडेक, टिनाइटस, ईयर में कलेक्टेड है तो टिनाइटस, डिजीनेस, ब्लर विजन, ये वाली चीज़ें करवा देगी। जनरलाइज प्रूराइटिस करवा देगी, रेटिनल वेन्स इंगॉर्ज हो जाएंगी, स्प्लीन पैल्पेबल हो जाएगी, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा और इजी ब्लीडिंग और फटीग ब्रूजिबिलिटी हो जाएगी। देन ये इसका बताया हुआ है डायग्नोसिस ऑफ पोलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा, क्लोपिडोग्रिल। अच्छा वो जो पीछे था ट्रीटमेंट ऑप्शन पूछा हुआ था उसमें भी था क्लोपिडोग्रिल। और पोलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा का डायग्नोसिस, फ्लेबोटमी टू मेंटेन द हेमाटोक्रिट लेस देन 0.45, हेमाटोक्रिट का लेवल 0.45 से कम रखने के लिए फ्लेबोटमी करती हैं, प्लस लो डोज ASA 81-200 mg पर डे। तो फ्लेबोटमी करनी है टू मेंटेन हेमाटोक्रिट, प्लस लो डोज में ASA देना है 81 से 100 mg पर डे। इफ़ हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस है पेशेंट में और पोअर कॉम्प्लाइंस है फ्लेबोटमी के साथ, या प्रोग्रेसिव माइलोफाइब्रेशन है तो फिर आपने स्प्लीनोमेगाली, ल्यूकोसाइटोसिस और थ्रोम्बो तो माइलोफाइब्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। साइटोरिडक्टिव थेरेपी, साइटोरिडक्टिव थेरेपी में हाइड्रोक्सी यूरिया एज फर्स्ट लाइन थेरेपी है। इंटरफिरोन इन सिलेक्टेड पेशेंट्स में करती हैं लेस दैन 40 की एज हो। तो ये साइटो रिडक्शन, साइट मतलब सेल्स को कम करने की थेरेपी साइटो रिडक्शन थेरेपी हो गया। हाइड्रोक्सी यूरिया दे दिया, इंटरफिरोन देते हैं लेस दैन 40 की एज में, प्रेगनेंसी में भी इवन के आपने इंटरफिरोन, इंट्रैक्टेबल प्रूराइटस है और इंटॉलरेंस टू HU है, हाइड्रोक्सी यूरिया से इंटॉलरेंस हो तो फिर आपने इसको इंटरफिरोन देना होता है। सिलेक्टेड पेशेंट लेस दैन 40 की एज, प्रेगनेंसी, इंट्रैक्टेबल प्रूराइटस और HU से टॉलरेंस है। तो नेक्स्ट है जी increased level of ACTH in petrosal sinus sample compared to peripheral blood is seen in increased level of acetyl ये जो होती है ACTH in petrosal sinus sample में compared to peripheral blood is seen in ACTH का लेवल ज़्यादा है। तो एक्टोपिक एसिड सिक्रीशन में, कुशिंग डिजीज़ में, कॉर्टिकल एडिनोमा में, एडिसन्स डिजीज़ में।
तो अगर कुशिंग डिजीज़ है तो उसमें ACTH का लेवल पेट्रोजल साइनस सैंपल में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द पेरिफेरल ब्लड। तो ये किस में होता है? कुशिंग डिजीज़ में होगा। अ मैन मेल पेशेंट है, प्रेजेंट कर रहा है विद स्वेलिंग इन द ग्रॉइन, swelling in the groin area which was non-tender and fluctuant। swelling है groin area में जो कि नॉन टेंडर है एंड फ्लक्चुएंट है, ट्रांसफॉर्मुलेशन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो सकती है? ऑब्वियसली हाइड्रोसील हो सकता है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो टेस्टिकुलर ट्यूमर, वेरिकोसील, हाइड्रोसील, इंग्वाइनल हर्निया। तो ये क्या होगा? हाइड्रोसील होगा, क्योंकि ये है ट्रांसफॉर्मुलेशन पॉजिटिव होता है, ग्राइन के एरिया में होता है नॉन टेंडर, और ये फ्लक्चुएंट होता है। क्रोनिक रीनल फेलियर कैन लीड टू, क्रोनिक रीनल फेलियर कैन लीड टू हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपरकैल्सीमिया। अगर क्रोनिक रीनल फेलियर है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्टेट हो जाएगी। अगर रीनल फेलियर एक अरसे से है तो हाइपर ये कंडीशन तो होंगी ही, लेकिन ये किस तरह चल जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्टेट में। दी ओनली टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड, ओनली टेंसर जो होता है वो होता है क्रिकोथायराइड, थायरोरेटिनाइड, ट्रांसवर्स रेटिनाइड, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनाइड, क्रिकोथायराइड। तो क्रिकोथायराइड जो होता है ना, ये टेंसर है। तो all of the following are common side effects of insulin except आगे इसमें कॉम्प्लिकेशन है, फिर सारी डिटेल बताइए हाइपरटेंशन की। तो इंसुलिन थेरेपी वाला जो है, पीपल विद डायबिटीज़, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। पीपल विद डायबिटीज़ शुड हैव अ मेडिकल ID विद दैम एट ऑल टाइम्स। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनके पास मेडिकल ID एट ऑल टाइम्स इनके पास प्रेजेंट होना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया लाइफ थ्रेटनिंग अकर्स व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेस देन 50 mg/dl। लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल लेस देन 50 हो गया। ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, एक्सेसिव अनयूजुअल फिजिकल एक्सरसाइज और अ मील इज मिस्ड। ओवरडोज हो गई है, एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज या मील मिस हो गया, तो इन सब की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इसका मतलब है इसका सबसे पहला हो गया कॉम्प्लिकेशन हो इट इज़ ट्रीटेड। कॉन्शियस पेशेंट है तो ओरल ग्लूकोज टैबलेट्स देते हैं, जूसर हनी। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो 20 to 50 ml या 50% ग्लूकोज सोल्यूशन IV इन्फ्यूजन देते हैं, या फिर ग्लूकागॉन, ओरल ग्लूकागॉन दे सकते हैं 1 ml सबकट RIM। वेट गेन, लिपोडिस्ट्रोफी, इसकी कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। दूसरे नंबर पे वेट गेन हो सकता है, लिपोडिस्ट्रोफी और लाइपो हाइपरट्रॉफी एट द इंजेक्शन साइट हो जाती है, हाइपोकैलीमिया भी हो जाता है इन पेशेंट्स में। तो ऑप्शन बताएं, हाइपोग्लाइसीमिया, पेरिफेरल एडीमा, लिपोडिस्ट्रोफी, वेट गेन। बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं इंसुलिन की, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन है, एक्सेप्ट एडीमा नहीं करवा रही, वेट गेन करवा रही है। एडीमा वेट गेन में डिफरेंस होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, लिपोडिस्ट्रोफी वेट गेन करवा सकती है और पेरिफेरल एडीमा नहीं करवा रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज? सिलियक, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, क्रोन्स डिजीज, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। तो इन सब में से जो CGD है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज, वो है क्रोन्स डिजीज। तो क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज इनमें से कौन सी है? क्रोन्स डिजीज। आइलियल रिसेक्शन लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ, अगर आइलियम की रिसेक्शन कर देते हैं तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है? विटामिन B6, थायमिन, फोलेट, B12। तो ऑब्वियसली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर आइलियम की रिसेक्शन हो जाती है तो। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एपिकेंथल फूड्स, फ्लैट नेजल ब्रीथ, शैलो ऑर्बिट्स, प्रोट्रूडिंग टंग। तो डाउन सिंड्रोम के क्या फीचर्स होते हैं? एपिकेंथल फूड्स होगा, फ्लैट नेजल ब्रीथ होगी, प्रोट्रूडिंग टंग होगी, शैलो ऑर्बिट्स ये नहीं होता, बाकी सारे फीचर्स होते हैं। फेल्सीफेरम मलेरिया कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट, फेल्सीफेरम मलेरिया से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपरग्लाइसीमिया, रीनल फेलियर, DIC। तो ARDS हो सकता है, रीनल फेलियर करवा सकता है, DIC भी करवा सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं कॉज कराता है फेल्सीफेरम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस इंक्लूड
माइट्रल स्टीनोसिस अगर है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी? सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, ओपनिंग स्नैप और प्री डायस्टोलिक एक्सेंचुएशन। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस, एमएस में ओएस होता है, ओएस क्या होता है? ओपनिंग स्नैप, तो एमएस में ओएस होगा। पीछे इसने यहाँ पे क्या बताई है इसकी डाउन सिंड्रोम के फीचर्स? स्मॉल हेड, फ्लैट फेस, नोज स्मॉल with depressed bridge, saddle nose, ears small, low set, broad short neck और protruding abdomen, genital small और क्रिप्टोर्किडिज्म होता है वो होगा, स्मॉल पेनिस होगा। और स्पार्स हेयर, आइज में इनर एपिकेंथल फोल्ड्स विद शॉर्ट स्पार्स लैशेस, इनर एपिकेंथल फोल्ड्स होंगे आइज में, और उसमें आई वाला फीचर नहीं था आ रहा ना, तो उसमें ठीक है। तो इनर एपिकेंथल फोल्ड्स विद शॉर्ट स्पार्स लैशेस, माउथ में प्रोट्रूडिंग टंग होगी और आर्च्ड पैलेट है, हाइपोटोनिक मसल्स, हैंड शॉर्ट स्टबी फिंगर्स, और सीमियन क्रीज होंगे फिंगर्स में, और मेंटल रिटार्डेशन विद डेवलपमेंटल डिलेज ऑफ द वेरिंग डिग्रीज। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फैल्सीफायर्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा, ब्लैक वाटर फीवर हो गया, एक्यूट इंटरवेस्कुलर हिमोलिसिस, G6PD, क्यूनिन, हाई पैरासाइटीमिया, इम्यून हिमोलिसिस। सेरिब्रल है मलेरिया, रीनल फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, ARDS, हेपेटाइटिस और DIC। तो ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर, ब्लैक वाटर फीवर, सेरिब्रल मलेरिया, रीनल फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, हेपेटाइटिस, DIC, ये सारे सिम्टम्स हो जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा था, तो MS में OS होता है। देन इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज बोथ प्री लोड एंड आफ्टर लोड? कैप्टोप्रिल नाइट्रेट्स, हाइड्रोलाजीन, मिथाइल डोपा। तो नाइट्रेट्स जो हैं वो प्री लोड आफ्टर लोड दोनों को डिक्रीज कर रही होती हैं। फीचर्स ऑफ क्वाशियोकोर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट क्वाशियोकोर का होता है इसके अंदर एब्डोमेन पे लार्ज एब्डोमेन होता है, तो उसमें क्या होता है डिस्टेंडेड एब्डोमेन, जिसको डिस्टेंडेड एब्डोमेन कहते हैं। अच्छा, डर्माटाइटिस, थिन हेयर, मेंटल रिटार्डेशन। तो क्वाशियोकोर के पेशेंट में डिस्टेंडेड एब्डोमेन भी होगा, डर्माटाइटिस भी होगा, थिन हेयर भी होंगे, बट मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती है। इसके बाद है पल्स्टाइल स्वेलिंग बिहाइंड द ऑर्बिट विद प्रोप्टोसिस इज अ फीचर ऑफ। पल्स्टाइल स्वेलिंग है बिहाइंड द ऑर्बिट विद प्रोप्टोसिस भी है। तो ये ग्रेव्स डिजीज, रेटिनोब्लास्टोमा, कैवर्नस साइनस फिस्टुला, डेक्रोएडिनाइटिस। तो ये कैवर्नस साइनस फिस्टुला में प्रोप्टोसिस होगी, साथ में बिहाइंड द ऑर्बिट एक पल्स्टाइल स्वेलिंग है। ग्रेव्स डिजीज में प्रोप्टोसिस होती है, लेकिन इस तरह पल्स्टाइल स्वेलिंग किसी भी फीचर में नहीं हो रही, ना रेटिनोब्लास्टोमा ना डेक्रो में, तो ये कैवर्नस साइनस फिस्टुला में होगा ये फीचर। देन हमारे पास है एक एल्डरली मेल है, प्रेजेंट कर रहा है कंप्लेंट ऑफ वेट लॉस के साथ और डिस्फेजिया के साथ, विच इनिशियली स्टार्टेड विद सॉलिड्स बट नो इज कॉजिंग ट्रबल विद लिक्विड्स एज वेल। तो इसका मतलब है वो कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है, एज भी ज़्यादा, वेट लॉस भी हो रहा है, तो क्लेजिया स्फिजियल कार्सिनोमा, स्टिक्चर्स वेगस, तो वो सी हो जाएगा। नॉन केस ऑफ HIV प्रेजेंट करता है, हाई ग्रेड फीवर है, प्रोडक्टिव कफ है, एक्स्ट्रा चेस्ट में बायलेटरल हाइपरडेंस इनफिल्ट्रेट्स हैं, विच इज़ द लाइकली ऑर्गेनिज्म। तो लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, न्यूमोसिस्टिक जेरिवेसी, सीडोमोनास एरुजिनोसा, CMV। तो चेस्ट एक्सन में हाइपरडेंस इनफिल्ट्रेट्स हैं, एड्स का पेशेंट है, तो उसको क्या होगा? ऑर्गेनिज्म न्यूमोसिस्टिक जेरिवेसी होता है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म इसका यही होता है। और जो न्यूमोसिस्टिक जेरिवेसी होता है इसके अंदर वो जो काउंट होता है CD4 का वो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो लेस देन 200 होता है, और जो CMV होता है उसमें 50 से भी कम हो जाता है। तो इसके बाद है ये ऊपर उसकी डिटेल बताइए। नेक्स्ट है
मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग कम्युनिटी कार्ड निमोनिया। कम्युनिटी कार्ड निमोनिया स्टेप्टोकोकस ऑरियस से, स्टेप्टोकोकस निमोनी से, क्लेब्सियला से, एच इन्फ्लुएंजा से। तो निमोनिया में निमोनी के अंदर निमोनिया का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब है जो मोस्ट कॉमन, और ये पूछा भी बहुत जाता है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कम्युनिटी कार्ड निमोनिया कॉज करवा रही होती है वो होता है स्टेप्टोकोकस निमोनी। तो यहाँ तक हो गए 330 MCQs फोर्थ पेपर के।